हे क्लब मेंबर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द क्लब। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। आज से मैं अपने चैनल में एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है किलर सैटरडे। एंड किलर सैटरडेज में हम बात करने वाले हैं कुछ सीरियल किलर्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग एंड इनफेमस है। एंड ऑल्सो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ऑलरेडी, इसलिए मैं फ़ैन के नीचे बैठी हुई हूँ तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, सॉरी फॉर दैट। 1980s में पूरा कैलिफोर्निया डर से सहम गया था क्योंकि शहर में कोई तो एक घूम रहा था जो रात को लोगों के घर में घुसता, उनको टॉर्चर करता, मारता और फिर उनके कीमती चीज़ें लेके भाग जाता। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था ये काम कोई पर्टिकुलर इंसान कर रहा है, शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है या फिर किसी कल्ट का काम है। क्योंकि सीरियल किलर्स ना यूजुअली एक पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ सीरियल किलर्स होते हैं जो बस एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक एज को टारगेट करते हैं। बट इस केस में ना बच्चे से लेके बूढ़े तक, इवन कपल से लेके सिंगल लोगों तक हर एक पे अटैक हो रहा था। प्लस टाइम सीन में एंड जितने भी विक्टिम्स थे उनमें कुछ सैटेनिक सिंबल्स दिख रहे थे जिस वजह से पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिचर्ड रैमिरेज के बारे में, AKA द नाइट स्टॉकर। एक बार डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि सीरियल किलर के बारे में वीडियो है तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्टर्बिंग थिंग्स रहेंगे, तो अगर आप सेंसिटिव हो तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है, उनको देख सकते हो। बिकॉज सीरियल किलर्स आर सीरियल किलर्स ड्यू टू ए रीजन। रिचर्ड का जन्म हुआ था 1960s में मेक्सिको पे। रिचर्ड का फादर एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, एंड रिचर्ड की मदर एक हाउस वाइफ थी। अपने 5 भाई बहनों में से रिचर्ड सबसे छोटा था। फिर रिचर्ड के फैमिली डिसाइड करते हैं कि उन्हें मेक्सिको से कैलिफोर्निया मूव करना है, तो वो टेक्सास में आके शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रिचर्ड के पापा एक रेल रोड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रिचर्ड के पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे एंड वो अपने फैमिली को ना प्रोवाइड करना भी चाहते थे, जैसे कि सारे फादर्स ही यूजुअली करना पसंद करते हैं। बट रिचर्ड के पापा का एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा सीवियर था। इतना सीवियर था कि वो कभी कभी अपने वाइफ को एंड चिल्ड्रंस को फिजिकली यूज़ कर लेता। इस वजह से रिचर्ड का घर का एनवायरनमेंट बचपन से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। एट द एज ऑफ 2 रिचर्ड के सर में किसी फर्नीचर गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा गहरी चोट आता है। एंड एट द एज ऑफ 5 अगेन रिचर्ड के सर पे एक बहुत सीरियस सा चोट आता है स्कूल में एक झूले से लग के। 2 बार ब्रेन में सीरियस चोट आता है उसको। इसके बाद से रिचर्ड थोड़ा बदल सा जाता है, उसको सीजर्स आते थे, यानी कि उसका पूरा बॉडी ना शेक करता था एंड वो थोड़ा अलग बिहेव करता था। एंड मैंने तो एक जगह ये भी नोटिस किया कि मेंशन किया गया है कि एट द एज ऑफ 10 रिचर्ड एपिलेप्सी से डायग्नोस्ड हुआ था। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स फ्रेंड्स, रिचर्ड बचपन से बहुत ज़्यादा फनी टाइप का गाय था, बहुत ज़्यादा काइंड था, केयरिंग था एंड वो बिल्कुल बाकी बच्चों जैसा नॉर्मल था। क्योंकि घर में एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, इसलिए रिचर्ड पास में ही अपने कज़न का घर हैंग आउट करने के लिए जाता था। एंड उसका वो कज़न ब्रदर का नाम था मिगेल। एंड मैं क्या ही बताऊँ, मिगेल इज़ बेसिकली एफ्ड अप पर्सन। आप आगे जाके समझोगे क्यों। क्योंकि ये मिगेल बेसिकली वियतनाम वॉर के दौरान आर्मी में सर्व करता था, तो वो छोटे रिचर्ड को ना उन वॉर्स की कहानी बताता था, कैसे जंग हुआ, जंग में क्या हुआ, ये सब बताता था। एंड ऑल्सो मिगेल किस तरीके से वियतनामीज वोमेन को टॉर्चर करता था प्लस उनको मारता था, ये सब भी रिचर्ड के साथ शेयर करता था। एंड इवन रिचर्ड को बस 10 साल की उम्र में ही ये मिगेल सिखाता है किस तरीके से लोगों को कैप्चर करता है एंड हाउ टू किल देम। आई टोल्ड यू दिस गाय इज बेसिकली एफ्ड अप। तो इसके बाद ना 4 मई 1973 में एक ऐसे ही रात को रिचर्ड मिगेल के घर में बस रह रहा था, जैसे कि नॉर्मल डेज में भी वो रहता है। मिगेल एंड उसकी वाइफ के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक हीटेड आर्गूमेंट हो जाता है, बहुत ही सीरियस वाला। एंड एक टाइम में ना गुस्से से मिगेल अपने वाइफ को बिल्कुल ही शूटेड हर ऑन हर फेस, बिल्कुल गोली कर देता है। एंड रिचर्ड के सामने, रिचर्ड ये बैठ के देखता है
ठीक है। इसके बाद पुलिस भी आता है एंड मिगेल को पकड़ के भी लेके जाता है, बट बाद में डायग्नोसिस करके पता चलता है कि मिगेल वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। सब चीज़ों के चलते मिगेल को 4 साल के लिए स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट अभी तक भी ठीक नहीं हुआ था एंड मिगेल गाय वॉज नो मोर। इसलिए रिचर्ड ठीक करता है कि वो अपनी एल्डर सिस्टर जीजा जी के साथ रहना स्टार्ट कर देगा, तो रिचर्ड वापस शिफ्ट हो जाता है। अब उसका जीजा जी थे रॉबर्टो, अगेन अनदर एफिंग क्रीपी पर्सन। वो बेसिकली रिचर्ड को रात में घूमने लेके चलता था। पता है कहाँ पर? लोगों के घर पे। वो रिचर्ड को लेके नेबर्स के घर जाता जस्ट टू पी। आई डोंट नो वाई। वो लोगों के विंडो में जाके ये सब करता। प्लस वो एरिया में जितने भी अट्रैक्टिव वुमेन रहते थे, प्रिटी वुमेन रहते थे, उनके विंडोज़ के बाहर जाके दोनों खड़े हो जाते एंड दे यूज टू वॉच देम। जस्ट वो देखते इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं एंड एवरीथिंग वो देखते वहाँ पर खड़े खड़े। आई टोल्ड यू एफिंग क्रीपी, राइट? अब आप रिचर्ड के चाइल्डहुड के बारे में जब सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि रिचर्ड को कभी पता ही नहीं चला कि नॉर्मल चीज़ें क्या होता है, क्योंकि रिचर्ड एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकल के दूसरे में जाके गिरता, फिर दूसरे से और एक पे, मतलब एक के बाद एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ही रिचर्ड पला बड़ा हुआ है। तो उसका साइकोलॉजी में तो इफेक्ट पड़ना ही था, क्योंकि रिचर्ड बहुत ज़्यादा लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इसलिए स्कूल में पढ़ने के साथ साथ रिचर्ड एक होटल में भी जॉब करता था एंड क्योंकि वो उस होटल में जॉब करता है तो उसके पास होटल के जितने भी रूम्स थे उनके स्पेयर कीज थे। अब रिचर्ड क्या करता था ना, जब भी उस होटल में जो लोग स्टे कर रहे थे वो अपने रूम में नहीं होते थे, बाहर कहीं गए हुए होते थे, तब रिचर्ड उन स्पेयर कीज को यूज करके उनके रूम के अंदर घुसता और उनके जितने भी कीमती चीजें होते उन चीजों को लूट के वहां से भाग जाता। ऐसे ही एक दिन रिचर्ड एक स्पेयर की यूज करके एक रूम में एंटर करता है। अब रिचर्ड को लगा था कि रूम में कोई नहीं है, बट रूम में था। रूम में बेसिकली एक कपल स्टे कर रहा था, हस्बैंड था उस वुमेन का। वो हस्बैंड पास में ही कहीं पर गया हुआ था एंड वो औरत उस रूम में अकेली थी। तो रिचर्ड अंदर घुसता है एंड घुसने के साथ साथ वो चोरी करने का कोशिश करता है, बट जब वो लड़की को वहाँ पर देखता है ही ट्राई टू हर, बट फॉर्चुनेटली उस औरत का जो उस लेडी का जो हस्बैंड था वो तभी रूम में आ जाता है, तो वो रिचर्ड को रोक लेता है एंड जितने भी होटल का स्टाफ है वो भी चले आता है, पुलिस भी आ जाता है। बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि ये कपल ना टेस्टिमनी देने से इनकार कर देते हैं, इस वजह से पुलिस रिचर्ड को अरेस्ट नहीं कर पाते। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों घूमने के लिए आए थे, तो आप अगर कहीं पर घूमने गए हो तो वहाँ पर घूमने के बदले आप कोर्ट में जाना, पुलिस स्टेशन में जाना, ये सब थोड़ी ना प्रेफर करोगे। तो उन्होंने शायद ऐसा सोचा था कि जान तो इस बार बच गई, बस घूम के अब घर जाना है, हो सकता है इसलिए उन्होंने टेस्टिफाई नहीं किया। बट इस वजह से रिचर्ड छूट गया, बट होटल से उसको निकाल दिया गया। रिचर्ड इवन स्कूल के 9th ग्रेड पे ड्रॉप आउट भी कर देता है एंड इस टाइम पीरियड से लेके जब रिचर्ड का एज 22 ईयर्स है, इस टाइम पीरियड में रिचर्ड कहाँ था, क्या कर रहा था, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है। इसलिए हम 22 ईयर ओल्ड से रिचर्ड के बारे में अगेन बात करेंगे। तो रिचर्ड का एज जब 22 ईयर्स होता है तब रिचर्ड कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का डिसीजन लेता है। सबसे पहले वो जाता है सैन फ्रांसिस्को में। ऑन 10 अप्रैल 1984 सैन फ्रांसिस्को पे वो जिस होटल में रुक रहा था उस होटल का बेसमेंट में रिचर्ड ने 9 साल की मे लियोंग का मर्डर कर दिया। शी वॉज बीटेन, शी वॉज एप्ड एंड ऑल्सो रिचर्ड स्टैब्ड हर। उस टाइम में तो किसी को पता नहीं चला एंड उस टाइम डीएनए टेक्नोलॉजी भी इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं था, बट बाद में 2009 में एक डीएनए टेस्ट करने के बाद कंफर्म किया गया कि रिचर्ड ही उस किलिंग के लिए दायी था। ऑन 17 मार्च 1985 22 साल की मारिया हर्नांडेज अपने गैरेज में कुछ काम कर रही थी एंड उस टाइम अचानक से रिचर्ड उस जगह पहुंच जाता है एंड मारिया को फिर से उसके फेस के ऊपर ही गोली करने का ट्राई करता है। गोली करता भी है, बट मारिया के हाथ में ना उसके अपार्टमेंट के कीज थे जो मेटल के बने हुए थे, तो शायद वो उतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई थी या फिर वो खुद को इस तरीके से ना प्रोटेक्ट कर रही थी तो गोली उस कीज में लग के बच गया था। कुछ तो एक हुआ था, बट मारिया मरी नहीं थी, वो जस्ट इंजर्ड हुई थी, तो वो प्रिटेंड करती है मरने की। तो रिचर्ड को लगता है कि ये मर गई है और रिचर्ड उसके हाथ से कीज छीन के उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। उसके अपार्टमेंट में मारिया के साथ रहता था 34 ईयर ओल्ड डेल
ओकाज़ाकी। डेल उस टाइम किचन में जितने भी शॉपिंग का आइटम्स था उनको अनपैक कर रही थी, तब रिचर्ड अचानक से अपार्टमेंट में घुस जाता है एंड डेल ना एक सोफ़ा के पीछे छुप भी जाता है, बट वो जो गलती करता है ना, वो रिचर्ड कहाँ पर है देखने के लिए इस तरीके से थोड़ा अपना सिर ऊपर करता है एंड रिचर्ड देख लेता है कि डेल का सिर दिख रहा है एंड वो डेल को भी अगेन शूट कर देता है। इसके बस 30 मिनट्स बाद ही मॉन्टेरेरी पार्क में रिचर्ड सोचता है कि उसको एक गाड़ी चुराना है। 30 ईयर ओल्ड की वेरोनिका नाम की एक लॉ स्टूडेंट की गाड़ी को टारगेट करता है एंड उस गाड़ी से वेरोनिका को निकालने के बाद वेरोनिका को डायरेक्ट 2 गोली मार देता है। बट सब बोलते हैं कि उसको गाड़ी चुराना था, बट वो वेरोनिका को मारने के बाद गाड़ी तो लेता ही नहीं है, वो पैदल वहाँ से भाग जाता है। तो ये उसने क्यों किया ये किसी को नहीं पता है। देन ऑन 27 मार्च 1985 रिचर्ड रैंडमली रात को एक घर में घुस जाता है एंड उस घर में रहते थे 64 ईयर ओल्ड विंसेंट ज़ज़ारा एंड उनकी वाइफ 44 ईयर की मैक्सिन। रिचर्ड डायरेक्टली उनका बेडरूम में घुसता है और उसको दिखाई देता है कि कपल सो रहे थे अपने बेड पे। वो विंसेंट को डायरेक्ट गोली मार देता है एंड इस आवाज़ से ऑब्वियसली उसके साइड में ही उनकी वाइफ भी सो रही थी, तो उनका नींद खुल जाता है। तो रिचर्ड मैक्सिन को बांधता है और उससे पूछता है कि घर में कहाँ कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं मुझे बताओ, एंड मैक्सिन उसे बता भी देता है कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। शी वॉज लाइक कि जो लेना है लेके जाओ बट मुझे छोड़ दो। तो रिचर्ड चीज़ें ढूंढने के लिए जब घर के अंदर जाता है तब मैक्सी ना अपने आप उसका हाथ जो बांध दिया था वो खोल लेती है। उनके घर में जो शॉटगन था बिस्तर के नीचे उसको निकालती है एंड वो इस टाइप से बिल्कुल टारगेट भी करते हैं रिचर्ड पे। रिचर्ड जब रूम के अंदर घुसता है एंड वो देखता है कि बिस्तर के ऊपर मैक्सीन इस तरीके से गन उसके ऊपर पॉइंट करके बैठी हुई है। बट जैसे ही मैक्सीन शूट करने के लिए ट्रिगर को प्रेस करता है कोई गोली ही नहीं निकलता, क्योंकि गन में कोई गोली डाला हुआ नहीं था। बस मैं ये इंसिडेंट जब मैंने स्टडी किया ना, मैं बस सोच रही थी कि उस टाइम मैक्सिन को एग्जैक्टली क्या फील हुआ होगा। इट्स सो डिस्गस्टिंग। इस चीज़ से रिचर्ड को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैक्सिन की इतनी हिम्मत, तो वो मैक्सिन को सीवियर तरीके से मारता है, उसको 3 बार गोली करता है, उसको रिपीटेडली स्टैब करता है, प्लस उसका आंखें निकाल लेता है एंड ज्वेलरी बॉक्स में डाल के अपने साथ लेके चला जाता है। बट यहाँ पर रिचर्ड एक गलती करता है कि उनके घर के बाहर जो फ्लावर बेड्स थे वहाँ पर रिचर्ड का फुटप्रिंट्स रह जाता है। तो पुलिस को इस बार एक क्लियर फुटप्रिंट्स मिल गया था। ऑन 15 अप्रैल 1985 रिचर्ड अगेन रात के 2 बजे एक रैंडम घर को चूज करता है जिस घर में रहता था विलियम डोय एंड उनकी वाइफ लिलियन डोय। ये कपल अपने मिड 60s पे थे। सिमिलर तरीके से रिचर्ड उनके रूम में घुसता है, विलियम को पहले शॉट कर देता है, फिर लिली को वो एक्चुअली असॉल्ट करता है, मारता है एंड उसके बाद जितने भी कीमती चीज़ें थे उनको लेके वो वहाँ से भाग जाता है। ऑन 14 मई 1985 अगेन रिचर्ड एक घर को चूज करता है एंड इस बार ये घर था 66 ईयर ओल्ड बिल एंड उनकी 56 ईयर ओल्ड डिसेबल्ड वाइफ लिलियन की। सिमिलर तरीके से रिचर्ड बिल को शॉट कर देता है एंड देन उसकी वाइफ लिलियन को बांध के एप करता है एंड अगेन अपने जितने भी सामान थे उनको चुरा के भाग जाता है। एंड इस टाइम तक ना पुलिस को धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि शायद शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, क्योंकि उनके जो गन्स थे ना हर किसी को तो गोली किया जा रहा था, तो क्योंकि विक्टिम्स के बॉडी से जो गोली मिल रहा था वो मैच कर रहे थे आपस में, इसके मतलब समझ में आ रहा था कि कोई एक पर्सन है जो एक ही गन को यूज करके शहर में किलिंग्स कर रहा है। देन ऑन 29 मई 1985 रिचर्ड अगेन एक घर को चूज करता है एंड इस घर में 2 बहन रहते थे जो अपने 80s में थे। इस घर में रहते थे 83 ईयर की मेबल एंड 81 ईयर की फ्लोरेंस एंड दे वर सिस्टर्स। रिचर्ड रात को उनके किचन में घुस जाता है और किचन में उसको हैमर मिलता है। फिर उस हैमर से वो उन दोनों बहनों को ना बहुत बुरी तरीके से पीटता है। देन इलेक्ट्रिक कॉर्ड से रिचर्ड उन दोनों बहन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, दोनों को बांधता है और एक सिस्टर को करता है। फिर उसको सामने ही एक लिपस्टिक पड़ा हुआ मिलता है, तो वो मेबल की थाई पे पेंटाग्राम ड्रॉ कर देता है, प्लस वॉल में भी पेंटाग्राम ड्रॉ कर देता है जो कि एक सैटानिक सिंबल होता है। आई नो इट्स टोटली डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग ऑल्सो।
ऐसा लग रहा है जैसे कि रिचर्ड एक किलिंग रैम्पेज में निकला है, एक के बाद एक पूरा शहर बिल्कुल शॉक्ड था एंड दे वर टेरिफाइड, क्योंकि वो रैंडमली लोगों को चूज करता था। तो नाइट स्टॉकर का नेक्स्ट शिकार आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता, लाइक कोई भी हो सकता था। तो रात को सभी डरे डरे रहते थे कि किस दिन किसके साथ क्या होगा। ऑन 2 जुलाई 1985 रिचर्ड 75 ईयर ओल्ड मैरी के घर में घुस जाता है। उसे सामने एक लैंप मिलता है, उस लैंप से वो मैरी को बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से मारता है, जिस वजह से मैरी मर जाता है। उसके बाद जितने भी कीमती सामान होते हैं उनको चोरी करता है, रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। देन ऑन 7 जुलाई 1985 रिचर्ड का नेक्स्ट विक्टिम होता है 61 ईयर की जॉयस। जॉयस बेसिकली रात को अपने सोफे पे सो रही थी। रिचर्ड आता है एंड जॉयस को बहुत ज़्यादा ब्रूटली मारता है, जिस वजह से जॉयस भी अपना जान गंवा डालती है। एंड अगेन बेवकूफ़ रिचर्ड ही किक जॉयस ऑन हर फेस, जिस वजह से पुलिस को एक बहुत ही क्लियर ट्रू प्रिंट मिल जाता है। देन ऑन 20 जुलाई 1985 फिर से रिचर्ड एक कपल का घर को रैंडमली चूज करता है एंड इस बार इस घर में रहते थे 68 ईयर ओल्ड मैक्स एंड 66 ईयर ओल्ड लीला और लायला। कपल को रिचर्ड मैशेटी से मार देता है एंड फिर उनको गन से भी शॉट करता है, जितने भी वैल्यूएबल्स थे उनको लूटता है और वहाँ से भाग जाता है। रिचर्ड का ना एक पैटर्न था, वो रैंडमली किसी का भी कार चोरी करता था, उसको लेके एक अदर एरिया में जाता था, कार को बहुत ही अच्छे तरीके से वाइप करके क्लीन करता था, फिर वहाँ से थोड़ी दूर कहीं और जाके अपना क्राइम करता था। सेम 20 जुलाई की रात को रिचर्ड अगेन एक कपल के घर में रैंडमली घुस जाता है एंड सिमिलर तरीके से वो हस्बैंड को शूट कर देता है एंड वाइफ को बांध के करता है। बट अपने पेरेंट्स के बेडरूम से बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुन के उनके 8 साल के बेटा देखने के लिए आता है कि हो क्या रहा है, तो वहाँ पर उसको रिचर्ड मिलता है। फिर रिचर्ड उस बच्चे का हाथ बांध देता है एंड उसको बोलता है कि अपने घर में कहाँ वैल्यूएबल चीज़ें हैं बताओ। एंड इट इज़ सेड कि रिचर्ड उस बच्चे को बोल रहा था कि शैतान के नाम की कसम खाने के लिए, लाइक इसके बाद वो उस 8 साल के बच्चे को मारता नहीं है, उसी तरीके से रख के चला जाता है। फिर वो बच्चे नेबर्स के पास जाके हेल्प मांगता है और नेबर्स ही पुलिस को कॉल करके स्पॉट में बुलाता है। ऑन 8 अगस्त 1985 रिचर्ड स्टील्स अनदर कार, फिर से वो रैंडमली एक कपल का घर चूज करता है एंड इस बार इस घर में रहता था 27 ईयर ओल्ड सकीना एंड उसका 31 ईयर ओल्ड हस्बैंड एलाइस। सेम तरीके से रिचर्ड पहले एलाइस को गोली मार देता है, फिर वो सकीना को हैंडकफ्स पहनाता है, सेम तरीके से ही लूटपाट करता है एंड वो सब करके वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ना एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है शहर में, ये वार्ता फैलाने के लिए कि शहर में इस तरीके से एक सीरियल किलर घूम रहा है। तो मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि इस टाइप से शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है, वो रात को किसी के घर में भी घुस रहा है, तो आप सब दरवाजे खिड़की सब कुछ रात को अच्छे से लॉक करके सोना, आप लोग सावधान रहना। शहर में बहुत ज़्यादा डर फैल जाता है और इसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड को नाम दिया जाता है नाइट स्टॉकर। वो एक चीज़ जो गलती कर देते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में रिवील कर देते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट शू प्रिंट है, तो हमारे पास रिचर्ड का शू प्रिंट है, हम बहुत जल्दी रिचर्ड को ढूंढ लेंगे। ये कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली रिचर्ड भी देख रहा था, तो रिचर्ड बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है कि इनके पास मेरा शू प्रिंट है एंड वो अपने जिस शू पहन के ये क्राइम किया था वो शू को लेता है और गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर से पानी में फेंक देता है, सबूत मिटा देता है। ऑन 24 अगस्त रिचर्ड एले से थोड़ा बाहर, मतलब अब तक मैंने आप लोगों को जितने भी इंसिडेंट बताए सब एले के अंदर हो रहा था, अब एले से थोड़ा सा दूर, एले से थोड़ा बाहर एक घर को रिचर्ड टारगेट करता है। बट इस टाइम तक तो वीडियो कॉन्फ्रेंस देख के सबको पता चल गया कि शहर में इस टाइप से एक सीरियल किलर घूम रहा है, सब लोग डरे हुए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलर्ट में थे। तो जैसे ही रिचर्ड इस घर के बाहर जाता है तो इस घर में 13 ईयर ओल्ड एक बच्चा रहता था जिसका नाम था जेम्स, वेरी ब्रेव बॉय। तो जेम्स को ये आवाज़ सुनाई देता है एंड जेम्स मतलब पहले ही सोचता है कि हाँ नाइट स्टॉकर आया है, नाइट स्टॉकर आया है। तो वो जाके अपनी मम्मी पापा के रूम में जाके उनको जगाता है और बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जो सुन के रिचर्ड बहुत ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देता है कि अरे ये तो जाग गया, इनको पता चल गया। तो रिचर्ड भागना स्टार्ट कर देता है, बट जेम्स घर से निकल के रिचर्ड को नोटिस करता है, तो वो गाड़ी का नंबर पे कुछ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, फिर कार का कलर, कार का मॉडल, ऐसा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ना एक छोटा नोटपैड में लिख लेता है और वो पुलिस को दे देता है। वेरी ब्रेव बॉय। पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पा रही थी, जेम्स ने उसको
ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद किया। एंड ऑन 28 अगस्त वो गाड़ी पुलिस को मिल भी जाता है जिस गाड़ी से रिचर्ड घूम रहा था। एंड रिचर्ड हर एक गाड़ी का फिंगरप्रिंट स्वाइप करके मिटा देता था, इस गाड़ी का भी मिटा दिया था, बट रेयर व्यू मिरर से पुलिस को एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है। एंड इस टाइम तक कैलिफोर्निया में वो डिवाइस चला आया था जिसमें होता नहीं है कि जितने भी बंदे हैं जिनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उनका फिंगरप्रिंट स्टोर्ड रहेगा। तो आपको एक फिंगरप्रिंट मिला है, आप अगर कंप्यूटर में दे के मतलब कंप्यूटर में अगर आप वो फिंगरप्रिंट दोगे तो कंप्यूटर आपको मैच करके बता देगा कि ये फिंगरप्रिंट किसका है। अब पुलिस को पता चल जाता है कि ये नाइट स्टॉकर एक्चुअल में क्या है एंड ये बंदा कौन है। कंप्यूटर डिवाइस को यूज़ करके पुलिस को पता चलता है कि रिचर्ड रैमिरेज नाम का एक बंदा है जिसके साथ ये फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। एंड उस रिचर्ड के नाम में पहले भी बहुत सारे केसेस लगे हुए थे, बर्गलरी के, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के, मतलब बहुत सारे उसके नाम में केसेस थे। तो पुलिस को अब एक नाम मिल जाता है, पुलिस को पता था कि ये किसने किया है। अगेन एक मीडिया कॉन्फ्रेंस किया जाता है, इस बार रिचर्ड का आइडेंटिटी रिवील कर दिया जाता है कि ये एक रिचर्ड रैमिरेज बंदा है और वो नाइट स्टॉकर है, वही खून कर रहा है, तो इसको ढूंढते रहो। रिचर्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड 30 अगस्त रिचर्ड बस से तुक्सॉन चला जाता है अपने ब्रदर के साथ मुलाकात करने के लिए। बट मुझे पता नहीं है, बट उसको कुछ एक होता है कि नहीं मिलना नहीं है, फिर कुछ पता नहीं, वो अपने भाई से नहीं मिलता है। वो फिर से एक बस पकड़ता है एलए में लौटने के लिए। 31 अगस्त जब वो बस से उतरता है एंड वो रैंडमली रास्ते से चलते हुए जा रहा था, तो वो आसपास इस टाइप से देख रहा था, तो उसे दिखाई दिया जितने भी मैगजीन्स है, पोस्टर्स है, हर जगह कवर पे रिचर्ड का पिक्चर लगा हुआ है एंड सब उसको ढूंढ रहे थे। ये चीज़ देख के रिचर्ड को और भी ज़्यादा पैनिक होने लगा कि सब मुझे ढूंढ रहा है। तो रिचर्ड दौड़ के जाने लगता है, मेन रास्ते के ऊपर से एक गाड़ी को रोक के उस गाड़ी में जो वुमन थी उसको निकाल के वो गाड़ी चोरी करने का कोशिश करता है। बट क्योंकि आसपास और भी तो लोग थे, और भी लोग गाड़ी से आ रहे थे, तो रिचर्ड को रोक लेता है। इस टाइप से रिचर्ड दौड़ दौड़ के जाता है एंड थोड़ी दूरी में ही इस टाइप से वो गाड़ी चोरी करने का कोशिश करता है। ऐसे 2 बार वो गाड़ी चोरी करने का कोशिश करता है एंड फाइनली वो एलए का ईस्ट पार्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पर अगेन वो एक गाड़ी चोरी करने का कोशिश करता है, बट क्योंकि साइड में ही बहुत सारे लोग दे वर जस्ट हैंगिंग आउट, तो वो रिचर्ड को नोटिस करते हैं एंड वो रिचर्ड को पकड़ के बहुत मारना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को पिक्चर भी शेयर करूँगी। मतलब जब रिचर्ड मिला था उसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा था। एक बंदा एक मेटल रॉड लेके रिचर्ड का सर पे मारता है जिसके वजह से रिचर्ड गिर जाता है ज़मीन पे और वो रिचर्ड को पकड़ के रखता है जब तक ना पुलिस आता है। वेरी वेरी ब्रेव पीपल। पुलिस आता है एंड 31 अगस्त रिचर्ड फाइनली अरेस्ट किया जाता है। रिचर्ड को फाइनली अरेस्ट किया जाता है। Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. 3 अगस्त 1988 में जब रिचर्ड का ट्रायल चल रहा था उस टाइम में ना कुछ जेलर्स रिचर्ड को, जेलर्स नहीं मतलब जेल में जो गार्ड देते हैं वो सुन लेते हैं कि रिचर्ड प्लान कर रहा था प्रोसिक्यूटर को गोली मार देने का। इसलिए वो कोर्ट में कुछ मेटल डिटेक्टर्स भी लगाते हैं, प्लस वो ये चीज़ चारों ओर बता भी देते हैं। एंड 14 अगस्त को ना कोर्ट का काम बंद हो जाता है क्योंकि सच में प्रोसिक्यूटर मर जाता है। तो इस चीज़ से ना सब में बहुत ज़्यादा डर फैल गया था कि रिचर्ड जेल के अंदर बैठ के ही लोगों को मरवा रहा है। बट बाद में पता चलता है कि ये केस कुछ और ही था। प्रोसिक्यूटर का अपना जो बॉयफ्रेंड था उसने उसको खून किया था, इसमें रिचर्ड का कोई हाथ नहीं था। इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। क्योंकि अब तक तो रिचर्ड का फोटो चारों ओर मिलने लगा था, रिचर्ड का इंटरव्यू लिया जा रहा था एंड रिचर्ड का कोर्ट रूम के अंदर का जितने भी वीडियोस है वो भी चारों ओर सर्कुलेट हो रहा था। तो अब लड़कियां रिचर्ड के लिए पागल हो जाते हैं। वो रिचर्ड को लव लेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं एंड रिचर्ड भी उनको रिप्लाई बैक करता। रिचर्ड का एक फ़ैन क्लब बनता है, लड़कियां कोर्ट रूम में आते हैं रिचर्ड को देखने के लिए। एंड मैंने एक इंटरव्यू देखा वहाँ पर जो इंटरव्यूअर था वो लड़कियों को पूछ रहा है कि आपको पता है कि उसने इस टाइप से मारा है, तो कुछ बिलीव करते थे कि रिचर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया है, रिचर्ड इनोसेंट है। एंड समवन लाइक या वी नो बट ही इज़ नाइस, ही इज़ अ नाइस गाय।
आई डोंट नो ये क्या है, मतलब गर्ल्स किसको पसंद कर रहे हो, मतलब थोड़ा दिमाग से काम करो। ऐसे ही एक लड़की थी जिसका नाम था डोरिन। डोरिन जब रिचर्ड जेल में था उसको ऑलरेडी 75 से भी ज़्यादा लेटर लिख चुकी थी एंड डोरिन वॉज इन लव विथ रिचर्ड। इवन पहला प्रोसिक्यूटर मर जाने के बाद रिचर्ड को जो नया प्रोसिक्यूटर दिया गया है, सब बोलते हैं कि वो प्रोसिक्यूटर भी इवन रिचर्ड को पसंद करता था। वो कोर्ट में काम करते करते रिचर्ड के तरफ देखता था एंड रिचर्ड भी सोचता था कि मे बी इसको अगर मैं पटा लूँ तो मेरा सज़ा थोड़ा कम हो सकता है, तो रिचर्ड भी थोड़ा ज़्यादा सिग्नल देता था। मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं, मतलब everyone was going crazy over him. On 30th September 1989 कोर्ट फाइनली रिचर्ड को गिल्टी पाता है फॉर 13 काउंट्स ऑफ मर्डर, 5 अटेम्प्टेड मर्डर, 11 सेक्सुअल असॉल्ट्स एंड 14 बर्गलरीज। इसके बाद रिचर्ड को 11 नवंबर, रिचर्ड जब अपना एक पेनल्टी फेज में था, उस टाइम कोर्ट से राय दिया जाता है कि रिचर्ड को कैलिफोर्निया का गैस चेम्बर में मरने का सजा दिया जा रहा है। प्लस रिचर्ड फाइनली डोरिन से शादी कर लेता है कैलिफोर्निया का सान क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में। मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्यों 23 ईयर्स से एक डेथ पेनल्टी मिल जाने के बाद भी वो डेथ पेनल्टी किस दिन लागू किया जाएगा, वो डेट मिलने के लिए रिचर्ड को वेट करना पड़ा। ये चीज़ मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, बट रिचर्ड को कभी कैलिफोर्निया का गैस चेम्बर में जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि एट द एज ऑफ 53 रिचर्ड को कुछ बी लिम्फोसाइट का कुछ डिजीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा सिक होना स्टार्ट हो जाता है रिचर्ड एंड फाइनली ही डाइड। डोरिन के बारे में मैं बताती हूँ। डोरिन ना शादी वादी तो कर लिया था, बट बाद में डोरिन को पता चलता है 9 साल की एमी का खून रिचर्ड ने किया था। ये जब प्रूव हो जाता है तो डोरिन बहुत ज़्यादा अपसेट होती है एंड वो रिचर्ड को छोड़ देती है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, लाइक बाकी सारे मर्डर्स क्या मैटर ही नहीं करते डोरिन के लिए, पता नहीं। सीरियल किलर स्केरी तो होते ही है, नाइट स्टॉकर भी स्केरी था, बट उससे भी ज़्यादा स्केरी होते हैं जो लड़कियां इन सीरियल किलर्स के प्यार में पड़ जाते हैं। There are many who would look at Richard Ramirez in the eye and say he is the face of evil, and yet you look at him and you see the man of your dreams. Yes. Who needs glasses here? I can't help the way the world looks at him. They don't know him the way I do. It's weird, right? रिचर्ड ने शायद 25 से भी ज़्यादा विक्टिम्स को अपने शिकार बनाया था। इस वीडियो में मैंने शायद सारे के सारे विक्टिम्स का नाम भी मैं नहीं ले पाई। जितना मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में मिला या फिर जो सबसे ज़्यादा लाइटेड है, मतलब इजीली अवेलेबल है, मैंने उन विक्टिम्स के बारे में बात करने की कोशिश किया है। तो कोई भी अगर मिस हो जाता है तो सॉरी फॉर दैट, इतना बोलना शायद पॉसिबल भी नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि नेक्स्ट किस केस के बारे में हमें बात करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एट मिडनाइट ऐसे ही एक ट्रू स्टोरी के साथ।